नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल भले चंगे होंगे, एकदम स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और जहां भी होंगे आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए छात्रों, आज आप लोग के समक्ष मैं फिर उपस्थित हुआ हूं। आज थोड़ी सी हम लोग बात कर ले। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। आज के दिन हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। तो चलिए आप सभी तमाम छात्रों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर ढेर सारी बधाई दे रहा हूं। आप लोगों को जैसा कि पता है कि कल हम लोग गुलाम वंश पे बात कर रहे थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए और सारे चीज़ों पे बात करेंगे। हम लोग एक बार इस स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सत सत नमन करें जो हमारे देश के आज़ादी में अपना अहम भूमिका निभाए हैं। उन लोगों को सत सत प्रणाम, सत सत नमन है। चलिए आप सभी तमाम छात्रों को मेरे YouTube चैनल गुरुमंत्रा GS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को कल भी मैंने यह सूचना दिया था कि बिहार दरोगा का 2213 पदों पर नया 2020 की वैकेंसी आ गई है। आप सभी तमाम छात्रों से मैं यह अपील करता हूं कि आप लोग इस बार बिहार दरोगा का फॉर्म को फिलअप कीजिए और अपना एक सीट को सुनिश्चित कीजिए। जब आपके हौसले बुलंद होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है आपको एक सीट छीनने से। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुलाम वंश, जिसका टाइम पीरियड कल हम लोग बात भी किए हैं ऑलरेडी। 1206 से लगाकर 1290 तक रहा है और गुलाम वंश के प्रथम शासक या आप संस्थापक कह सकते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे, उनके बारे में हम लोग बहुत सारी बात भी किए थे कल। उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपको यहाँ पर एक आध प्रश्न और जानने की जरूरत है, ध्यान से बात को समझिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलूं कि गुलाम वंश के जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। आपको बता दूं कि पीछे की थोड़ी सी आप स्टोरी को याद रखिएगा। दो टॉपिक पे हम लोग बात किए हुए हैं ऑलरेडी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो जिसमें हम लोग बात किए थे कि महमूद गजनवी जो था वह एकमात्र ऐसा पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि गुलाम वंश के जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक, बात को ध्यान से समझिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वे सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए थे। यहाँ पे क्रॉस करने का मतलब है कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था। यह भी प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें तो कुछ एक रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य आता है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि महमूद गौरी जो थे उनकी हत्या 1206 में हो गई थी। वह हत्या कैसे हुई थी उस पर हम लोग बात किए थे कि वह खोखरो जनजाति के विद्रोह को दबाने के क्रम में हो गई थी। अब बात आती है कि महमूद गौरी के जो अन्य गुलाम थे, उन गुलामों को वह अपने द्वारा जीते गए जो प्रदेश थे, छोटे मोटे प्रांत थे, उनको सौंप कर और वापस अपने यहाँ गजनी लौट गया था। यहाँ बात आती है कि गुलाम तो बहुत सारे होंगे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी तो मोहम्मद गौरी के गुलाम नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे गुलाम होंगे। तो यहाँ पे बात को समझिएगा थोड़ा सा। हम दो और गुलामों का नाम यहाँ पे रखेंगे। एक गुलाम का नाम था ताजुद्दीन एलदौज और एक का नाम था नसीरुद्दीन कुबाचा। यहाँ पर समझिएगा, नसीरुद्दीन कुबाचा। देखिए, हमने कहा कि मोहम्मद गौरी के सबसे विश्वास पात्र और उनके दिल को जीतने वाले गुलाम जो थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए जो प्रदेश थे उसका प्रतिनिधि के रूप में उसकी जिम्मेवारियां सौंपकर और वापस वह गजनी गौर लौट गया था। और यहाँ पर बात आती है कि ताजुद्दीन एलदौज और नसरुद्दीन कुबाचा भी मोहम्मद गौरी के ही गुलाम थे। आपको यह बात स्पष्ट कर लेना चाहिए कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की सत्ता को देखते हैं तो उसमें बीच में यह दोनों व्यक्ति ऑलरेडी बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि ताजुद्दीन एलदौज जो थे यह अपने आप को दिल्ली का दावेदार मानते थे। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ताजुद्दीन एलदौज दिल्ली का दावेदार मानता था। कहने का मतलब यह हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक को तो गौरी ने प्रतिनिधि के रूप में अपनी जीते हुए प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन ताजुद्दीन एलदौज भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था
और वह भी अपने आप को दिल्ली का दावेदार मानता था। इस बात से लेकर ऑलरेडी कुतुबुद्दीन ऐबक और ताजुद्दीन एल्दौज के बीच हमेशा अनबन बनी रहती थी। लेकिन एक बात और यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह ताजुद्दीन एल्दौज के डर से कभी भी दिल्ली नहीं गए थे, हमेशा वह लाहौर में ही अपना जीवन व्यतीत किए थे। तो यहाँ से आपको यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात आती है कि नसरुद्दीन कुबाचा, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक और नसरुद्दीन कुबाचा को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी बहन से नसरुद्दीन कुबाचा की शादी करवा दिया और अपने पक्ष में नसरुद्दीन कुबाचा को कर दिया। तो यहाँ तो दोनों बात स्पष्ट हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था, तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अर्थात गुलाम वंश का अगला शासक कौन बनेंगे। तो ऑलरेडी आपको बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के तुरंत बाद गुलाम वंश का जो अगला शासक बनेंगे वह कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का अर्थात आराम शाह बनेंगे। यहाँ पे बात को समझिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का, उनका नाम क्या था, आराम शाह था। अब बात आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के यह लड़का थे, पुत्र थे आराम शाह। मैंने कल आराम शाह के बारे में भी आपको बताया था कि आराम शाह जो व्यक्ति थे यह एक अयोग्य शासक थे। इनको शासन चलाने की कोई सूझबूझ नहीं थी, किसी प्रकार से इनको सत्ता चलाने का कोई ढंग नहीं था। अर्थात आराम शाह ने महज 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह ने महज कितने महीने तक शासन किया, तो 8 महीने शासन किया। अब बात आती है कि जो लाहौर के तुर्क अमीर लोग थे उन्होंने आराम शाह को गद्दी से हटाने की मांग की और इल्तुतमिश को गद्दी पर लाने के लिए मांग रखा। अब बात आती है कि आराम शाह वहां की गद्दी को छोड़ने को तैयार नहीं था, तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को क्या किया, पराजित किया और मार डाला। और अगला जो गुलाम वंश का शासक बना वह इल्तुतमिश बना। अब बात आती है कि आराम शाह के बाद जो गद्दी संभालते हैं वह कौन है, तो इल्तुतमिश है। आराम शाह के बाद जो गद्दी संभालते हैं उनका नाम कौन है, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बारे में हम लोग बात किए भी थे कि इल्तुतमिश का जो टाइम रहा है वह 1211 से लेकर 1236 तक रहा है। छात्रों, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में बनता है। इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आराम शाह से तो कोई प्रश्न बनता नहीं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जस्ट आराम शाह उत्तराधिकार का सत्ता अपने हाथों में लिया, लेकिन अयोग्य होने के कारण लाहौर के गैर तुर्क सामंत लोग इनको क्या किए, गद्दी से हटा दिए और इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठा दिए। इल्तुतमिश 1211 से 1236 में गद्दी पर बैठा। अब बात आती है कि यहाँ पे ताजुद्दीन एल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा, तो नसरुद्दीन कुबाचा को तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन से शादी करके और अपने पक्ष में कर लिया, तो यह व्यक्ति तो दिल्ली के लिए कभी गद्दी के लिए दावेदार नहीं होगा। लेकिन ताजुद्दीन एल्दौज जो व्यक्ति था यह तो हमेशा दिल्ली की दावेदारी को अपने आप से मानता था कि मैं दिल्ली की गद्दी को लूंगा। बात आती है कि ताजुद्दीन एल्दौज की जो लड़ाई है वो ऑटोमेटिक इल्तुतमिश से होगी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर गए थे, उनका देहांत हो चुका था। अब थोड़ी सी हम इल्तुतमिश की कहानी को समझे। देखिए, एक बात है स्पष्ट रूप से कि आपको बता दें कि ताजुद्दीन एल्दौज और इल्तुतमिश इन दोनों के बीच 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। बात को ध्यान से समझिएगा, तराइन का तृतीय युद्ध, यहाँ पे देखिएगा तराइन का तृतीय युद्ध हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था वह 1215 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1215 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था, तो एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। एल्दौज वर्सेस इल्तुतमिश, एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। अब समझिए कि कैसे हुआ था तराइन का तृतीय युद्ध। आपको बता दें कि एल्दौज अपने आप को दिल्ली का दावेदार मानता था। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन यहां पर तो ऑलरेडी इल्तुतमिश दिल्ली की सत्ता को संभाल चुके हैं, तो कैसे दिल्ली के दावेदार तो एल्दौज होगा। देखिए, एल्दौज ने तो दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया, लेकिन इस व्यक्ति ने, एल्दौज ने जो था वह गजनी पर अधिकार कर लिया। एल्दौज, आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ पे, एल्दौज दिल्ली पर तो अधिकार नहीं कर पाया, लेकिन उसने गजनी पर अधिकार कर लिया। और उस समय वहां का एक शासक था, गजनी का एक शासक था जिसका नाम ख्वारिज्म शाह था।
नाम को ध्यान से समझिएगा। गजनी का एक शासक था जिसका नाम क्या था, ख्वारिज्म शाह था। और ख्वारिज्म शाह से एलदौज की लड़ाई हुई और एलदौज वहां पे पराजित हुआ और वहां से एलदौज भागकर अर्थात गजनी से भागकर एलदौज लाहौर की तरफ आया। और जब एलदौज लाहौर आया तो उस समय वहां पर शासन कर रहे थे इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी एलदौज की कि एलदौज को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो इसी बात को सोचकर इल्तुतमिश ने यह सोचा कि एलदौज को मारने में ही भलाई है, क्योंकि उनको पता था कि एलदौज जो है वो हमेशा अपने आप को दिल्ली की गद्दी का दावेदार मानता है और जब एलदौज जिंदा रहेगा तो हमेशा हमारे साथ अर्थात इल्तुतमिश के साथ झगड़ा झंझट की मामला बनता रहेगा। इसलिए तराइन का तृतीय युद्ध अर्थात एलदौज ने वहां पर जैसे वो लाहौर से वह आया, यानी ख्वारिज्म शाह ने वहां से उसको खदेड़ा, तो वह आया सीधा लाहौर और इल्तुतमिश से शरण मांगा। लेकिन यहाँ पे इल्तुतमिश ने एलदौज को शरण नहीं दिया और उल्टे में उससे तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा 1215 ईस्वी में और एलदौज को बुरी तरह से वहां पर परास्त किया और उसे मार डाला। देखिए यहाँ पर तो बात क्लियर है कि एलदौज की कहानी खत्म हो जाती है। अब बात आती है कि नसरुद्दीन कुबाचा जो थे, यह तो गौरी के भी एलदौज के जैसे ही गुलाम थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी शादी अपनी बहन से कराकर इनको अपने पक्ष में कर लिया था। लेकिन इल्तुतमिश को इस बात का भरोसा नहीं था। वह जानता था कि जब एलदौज दिल्ली पर चढ़ाई कर सकता है अर्थात दिल्ली की दावेदार अपने आप को मान सकता है, तो नसरुद्दीन कुबाचा की क्या गारंटी कि वह कल होके दिल्ली की दावेदार नहीं माने। तो इसलिए उसके बाद क्या किया कि इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन कुबाचा की भी हत्या कर दी। अब दोनों व्यक्ति यहाँ से क्या हुए, रास्ता साफ हो गया और इल्तुतमिश अपनी कार्यवाही को आगे बढ़िया ढंग से करने लगा। आपको बता दें कि जब यहाँ पे इल्तुतमिश ने एलदौज को तराइन का तृतीय युद्ध में पराजित कर दिया और नसरुद्दीन कुबाचा को भी मार दिया, दोनों का कहानी खत्म कर दिया, तो उस समय इल्तुतमिश जब दिल्ली की सत्ता को देख रहा था तो मंगोल आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे थे उस टाइम में। और आपको बता दें कि मंगोल आक्रमण जो चल रहे थे तो उसमें चंगेज खां जो मंगोल था वह एक बार ख्वारिज्म शाह के साम्राज्य पर धावा बोला था। और जब ख्वारिज्म शाह के साम्राज्य पर धावा बोला था तो वहाँ ख्वारिज्म शाह का जो लड़का था जिसका नाम जलालुद्दीन मंगबरनी था, नाम याद रखने की जरूरत है, ख्वारिज्म शाह का लड़का जिसका नाम क्या था, जलालुद्दीन मंगबरनी था। और जलालुद्दीन मंगबरनी वहां से चंगेज खां उसको खदेड़ा अर्थात ख्वारिज्म शाह के साम्राज्य से। तो जलालुद्दीन मंगबरनी भागते भागते इल्तुतमिश के पास शरण मांगने आया और इस स्थिति में इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण नहीं दिया। और बता दें कि वहां पे इसलिए उसने शरण नहीं दिया जलालुद्दीन मंगबरनी को कि यदि इल्तुतमिश उसको शरण दे देता तो कल के होके चंगेज खां दिल्ली पर आक्रमण कर देता। अर्थात बताया जाता है कि इल्तुतमिश चंगेज खां के समकालीन भी थे। तो इस बात को ध्यान से थोड़ी सी समझने की जरूरत है। हम बात करें इल्तुतमिश को लेके तो ये तो कहानी सारी इल्तुतमिश की थी। सबसे बड़ी बात आती है कि 1211 से लेके 1236 के बीच इल्तुतमिश शासन किए और उस शासन के दौरान क्या क्या कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। दो प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने सबसे बड़ी चुनौती गौरी के अन्य दो दासों से थी जिनका नाम ताजुद्दीन एलदौज और नसरुद्दीन कुबाचा था। बात क्लियर है? ताजुद्दीन एलदौज और नसरुद्दीन कुबाचा से हमेशा कुतुबुद्दीन ऐबक को डर बना रहता था। ताजुद्दीन एलदौज के डर से कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी दिल्ली के तरफ नहीं गया अर्थात वह अपना पूरा समय लाहौर में ही बिताया। ये बात को ध्यान से समझिएगा। आगे हम बात करें तो नसरुद्दीन कुबाचा की शादी जो है अपनी बहन से कराकर और कुबाचा को अपने पक्ष में कर लिया था। ताजुद्दीन एलदौज और नसरुद्दीन कुबाचा को जड़ से खत्म कर दिया किसने, तो यहाँ पर पता ही है, इल्तुतमिश ने इन दोनों को रास्ते से हटा दिया और दिल्ली की सत्ता को बहुत आराम से चलाने का जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लिया। सबसे बड़ी बात आती है कि जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं तो इनके बारे में एक बात बताया जाता है कि इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्क जाति के थे। कौन से जाति के थे? इलबरी तुर्क जाति के थे। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि गुलामों का गुलाम किस शासक को बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। 30 हजारी भी इन्हीं को कहा जाता है। आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में इल्तुतमिश को खरीदा था। प्रश्न यहाँ से याद रखने की जरूरत है।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में इल्तुतमिश को खरीदा था। और बता दे इसी वजह से गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को और 30 हजारी भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब बात आती है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है। तो याद रखने की जरूरत है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही बोला जाता है। तो 3 प्रश्न आपको याद रखना है, गुलामों का गुलाम किसे, तो इल्तुतमिश को, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को, और उसके साथ 30 हजारी किसको बोला जाता है, तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को किसने खरीदा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। कितने में, तो 1 लाख जीतल में इल्तुतमिश को ऐबक ने खरीदा था। आगे हम थोड़ी सी कहानी को और बढ़ाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इल्तुतमिश से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। इल्तुतमिश से जो प्रश्न बनते हैं वह प्रश्न है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद आखिरकार इल्तुतमिश ने कौन कौन से कार्य कराए, क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं। इल्तुतमिश की उपलब्धियां को देखें। इल्तुतमिश की उपलब्धियां देखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है कि इल्तुतमिश की क्या क्या उपलब्धियां रही। मैंने कहा कि इल्तुतमिश एक इलबरी जाति का तुर्क था। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में अपने गुलाम के रूप में खरीदा था। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम या 30 हजारी या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अब बात करते हैं कि इल्तुतमिश की उपलब्धियां क्या है, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे। बात को समझिएगा। हमने पिछले क्लास में यह बात किया था कि कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर उसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। पूछा जाता है प्रश्न कि कुतुब मीनार किसके नाम पर बनवाया गया है, तो ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर वह बनवाया गया है। और कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली में पड़ता है। उसकी नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने कराया था, तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। बता दें कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिल को बनवाया था। और कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक जी ने करवाया था। यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी हम, इल्तुतमिश की उपलब्धियां क्या क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। इल्तुतमिश की सबसे प्रमुख उपलब्धियां में पहली उपलब्धि आती है कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। और बात करें कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराने में इसका जो हाथ है वह कुतुब मीनार के दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल और चौथा मंजिल को बनवाया था। इसने दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिल को बनवाया था। और यहाँ पर एक और प्रश्न याद रखिएगा, 5वां मंजिल का निर्माण जो कराया था, 5वां मंजिल का निर्माण जो कराया था वह कराया था FST अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये बात क्लियर है। आगे हम बात करें तो इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश एकमात्र ऐसा पहला शासक था जिसने सबसे पहले चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किया। अर्थात कह सकते हैं सबसे पहले इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। ध्यान से बात को समझिएगा। सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। शुद्ध अरबी सिक्कों का क्या किया था, प्रचलन किया था, जिसमें आपको याद रखने की जरूरत है चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन का चलाया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, चांदी का टंका कितना, तो 175 ग्रेन और तांबे का जीतल। यहां से प्रश्न आपको याद रखने हैं। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था। उसके अंतर्गत उसने चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल को चलवाया था। और आपको पता है कि इल्तुतमिश ने एक और काम किया था जिसको हम लोग बोलते हैं इक्तादारी प्रथा को किसने चलवाया था, तो इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। उसके बाद हम बात करें इक्तादारी के बाद, तो यहां समझिएगा प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी अर्थात कैपिटल थी वह लाहौर में थी। और उसके बाद इल्तुतमिश जब गद्दी को संभाले तो राजधानी लाहौर से उठाकर दिल्ली स्थानांतरित किया। यहाँ याद रखने की जरूरत है, लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया।
लाहौर से दिल्ली राजधानी क्या किया, स्थानांतरित किया, स्थानांतरित किया। बात को ध्यान से समझिएगा। इल्तुतमिश के उपलब्धियों के बारे में बात करें, सबसे पहले कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया। दूसरा में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन कराया, जिसके तहत चांदी का टंका 175 ग्रेन का और तांबे का जीतल को चलवाया। तीसरा में हम बात करें तो इक्तदारी प्रथा को चलाया। चौथा में बात करें तो लाहौर से राजधानी कहाँ लेके गया, दिल्ली लेके गया। आगे हम बात करें तो आपको पता है कि 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जिसको हम कहते हैं चालीसा, जिसको हम क्या कहते हैं, चालीसा, या कहीं कहीं आपको पता है इसी को तुर्क ए चिहलगानी भी कहा जाता है। चालीसा या तुर्क ए चिहलगानी, तुर्क ए चिहलगानी भी बोला जाता है। तो यहाँ याद रखने की जरूरत है, यहाँ से प्रश्न पूछता है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इल्तुतमिश के यहाँ जो प्रशासन के कार्यभार थे उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अर्थात व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसे चालीसा के नाम से जाना जाता है, या उसी को तुर्क ए चिहलगानी कहीं कहीं लिखा जाता है, जिसको आगे चलकर बलबन नष्ट कर देगा, जिसको आगे चलकर कौन नष्ट कर देगा, बलबन खत्म कर देगा। आगे हम थोड़ी सी बात को और बढ़ाएं तो यहाँ ध्यान से समझिएगा और क्या क्या कार्य इल्तुतमिश के द्वारा थे। छात्रों, इल्तुतमिश के बारे में बताया जाता है कि इल्तुतमिश जो इलबरी तुर्क जाति से था और इसके समय में सबसे पहले मंगोल लोग सिंधु नदी के किनारे देखे गए थे। अर्थात यह प्रश्न कहने का मतलब है कि इल्तुतमिश के शासन काल में सबसे पहले मंगोल लोग कहाँ देखे गए थे, सिंधु नदी के तट पर देखे गए थे। कैसे देखे गए थे तो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जलालुद्दीन मंगबरनी जो ख्वारिज्म शाह का लड़का था, और जब मंगोल आक्रमण हुआ था ख्वारिज्म शाह के साम्राज्य पर, तो जलालुद्दीन मंगबरनी अपनी जान बचाकर और भारत आया था। और उसी समय जब भारत जलालुद्दीन मंगबरनी आया तो इल्तुतमिश से शरण मांगा, लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता नहीं की। इसलिए नहीं किया इल्तुतमिश ने सहायता, यदि वह जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता कर देता तो चंगेज खान अर्थात मंगोल नाराज हो जाते और कहीं ना कहीं दिल्ली पर आक्रमण कर देते, तो यह भी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती इल्तुतमिश के लिए। यह बात को याद रखिएगा। आगे हम बात करें इल्तुतमिश से और क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए, इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात अर्थात जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई तो उसके बाद जो है उनका अगला उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को, हालांकि उन्होंने अपने मृत्यु से पहले ही अर्थात अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी बना चुके थे, लेकिन बात आती है कि इनका एक और लड़का था जिसका नाम था रुकुनुद्दीन फिरोज, और वह रुकुनुद्दीन फिरोज जो था वह जबरदस्ती जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन इससे पहले हम बात करें और कौन कौन से प्रमुख काल थे, तो उसमें हम देखें तो इसके तहत छठा नंबर जो था इल्तुतमिश का एक और उपलब्धि है जिसका नाम है नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन, नाम को याद रखिएगा, नासिरुद्दीन मुहम्मद। यह इल्तुतमिश का बड़ा लड़का था। नासिरुद्दीन मुहम्मद जो था यह इल्तुतमिश का बड़ा लड़का था। इसका मकबरा, बात को समझिएगा, इसका मकबरा जो है इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनवाया। नासिरुद्दीन मुहम्मद जो था वह इल्तुतमिश का लड़का था। नासिरुद्दीन मुहम्मद जो था वह इल्तुतमिश का लड़का था, और उसका मकबरा का निर्माण जो है दिल्ली में किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा हुआ है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। देखिएगा, यह प्रश्न आपको याद रखना है, बराबर स्टेट पीसीएस या जो ऊपर लेवल के एग्जाम है वहां पूछे जाते हैं कि नासिरुद्दीन मुहम्मद कौन थे, तो इल्तुतमिश के बड़े पुत्र थे, और उसका मकबरा का निर्माण किसने करवाया, तो खुद इल्तुतमिश ने ही करवाया। कहाँ करवाया, तो दिल्ली में करवाया। उसको हम लोग सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहते हैं। तो यहाँ पर बात स्पष्ट हो गई कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका मकबरा था, तो इल्तुतमिश के बड़े लड़के नासिरुद्दीन मुहम्मद का मकबरा था। इसके साथ एक और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां है इल्तुतमिश की। देखिएगा, आप एक जगह का नाम सुने होंगे, नागौर। यह नाम आप सुने होंगे कहीं ना कहीं, नागौर। यह जो है नागौर राजस्थान में पड़ता है। नागौर एक जिला है राजस्थान का, यह राजस्थान में स्थित है नागौर। आपको बता दें कि इसी नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में यहीं से किया गया था, नागौर से।
तो आपको हम बताते कि नागौर में इल्तुतमिश ने एक काम किया था, असारकीन का दरवाजा, असारकीन का दरवाजा नागौर में बनवाया था। असारकीन का दरवाजा, थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करते हैं, असारकीन का दरवाजा। देखिए, यह इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कार्यों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें, नागौर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। और असारकीन का दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। कहाँ करवाया? तो राजस्थान में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से और बनता है, जब आप अकबर के बारे में बात करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अकबर को, तो आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया है। और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर जो कराए हैं वह इसी असारकीन के दरवाजे से प्रेरित होकर करवाए हैं। याद रखने की जरूरत है, असारकीन का दरवाजा जो इल्तुतमिश के द्वारा नागौर राजस्थान में बनवाया गया है, उसी असारकीन के दरवाजा से प्रेरित होकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया है। और आपको बता दें कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। आगे हम बात करें तो इसके साथ साथ एक और बात करते हैं, हौज ए शमसी। देखिएगा, हौज ए शमसी, हौज ए शमसी, आप कहिएगा हौज ए शमसी क्या है? देखिएगा, हौज ए शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने बदायूं में किया है। कौन सी जगह? बदायूं। कहाँ पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए, यूपी में पड़ता है बदायूं। तो हौज ए शमसी का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया? बदायूं में किया गया। आपको मैं बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जब इल्तुतमिश जब गद्दी संभाल रहे थे, तो उस समय वो दिल्ली से पहले बदायूं इसी जगह के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग इल्तुतमिश पर बात किए हैं, इल्तुतमिश की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर बात किए हैं। तो आपको याद रखने की जरूरत है। आगे हम लोग कल इसी टॉपिक को फिर से बढ़ाते हुए, हालांकि गुलाम वंश लंबा टॉपिक है, 9 शासकों का क्रम है इसमें, तो कल हम लोग इस यहाँ से आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी तमाम छात्रों को 15 अगस्त की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, गुलगुलाते रहिए और हमेशा जीवन में खुश रहिए। किसी प्रकार से कोई तनाव मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब, मन में है यही विश्वास। तो याद रखिए, आप बिल्कुल कामयाब होइएगा। बस अपनी लगन और मेहनत को बरकरार रखिए। तो जय हिंद, जय भारत। आज 15 अगस्त के दिन बहुत बहुत धन्यवाद।